जय हिंद स्टूडेंट्स। नमस्कार, मैं हूँ धीरज और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले पैसिव वॉइस के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को जिस पे एयरफोर्स की एग्ज़ाम्स में बहुत ही क्वेश्चंस पूछा जाता है या एसएससी का या बैंकिंग में तो ज़्यादातर पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस नहीं बनते। बट सभी को पता होगा कि बैंकिंग कम्प्रहेंसिव है। ओके, कम्प्रहेंसिव लर्निंग है। उस पर आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट है इस पे बेस्ड आता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि बैंकिंग में पैसिव वॉइस से पैसिव वॉइस दिया ही नहीं जाएगा अगर उस टॉपिक में वो मेंशन नहीं है। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तो क्वेश्चंस बनते ही हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे एरर डिटेक्शन में सेंटेंसेस पैसिव वॉइस से है एक्टिव वॉइस से हमें नहीं पता, इसीलिए पैसिव वॉइस बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ओके, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एसएससी का कोई भी ब्रांच हो या डिफेंस का कोई भी ब्रांच हो, इनमें बहुत ही यू नो कहे तो न्यूमरस क्वेश्चंस बनते हैं, सेवरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की जो क्लास पढ़ने जा रहे हैं हम, उस क्लास में जो भी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्रूशियल होगा आप सभी के लिए। ओके, सो लेट्स बिगिन द क्लास। जैसा कि मैंने लिखा है क्या, एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स। कैसा स्ट्रक्चर्स? तो एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स। पहला है देयर प्लस वर्ब। देयर प्लस वर्ब, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नाउन प्लस, ये नाउन कैसा होगा? सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। किसके तौर पे यूज़ होगा? सब्जेक्ट के तौर पे होगा। उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी किसको बोलते हैं? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को। और यहाँ पे क्या होगा? अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये कैसा है? ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये कैसा है स्ट्रक्चर? एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम पैसिव वॉइस जब कभी भी इसका बनाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या यूज़ करना पड़ेगा? देयर। देयर के बाद हमें क्या यूज़ करना है? वर्ब। वर्ब के बाद यही नाउन आएगी। ओके, नाउन एज अ सब्जेक्ट। ओके, नाउन एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद इस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। किसमें? टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप में। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का जो पैसिव वॉइस होगा ना, वो क्या होगा? टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। टू बी लगाएंगे, उसके बाद इस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे? वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो ये क्या होगा? इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो आपको क्या ही पता लग रहा होगा कि जब कभी भी हमें सेंटेंसेस दिखने को मिलते हैं देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन एज अ सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, तो इसका पैसिव वॉइस हम क्या करेंगे? देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन एज अ सब्जेक्ट। उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को चेंज करते हैं टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप में। आई होप स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों की इतनी बातें तो आपको क्लियर हो ही गई होंगी। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, उसके बाद चीज़ों को आगे ले चलेंगे। ओके, इस पे एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या कि देयर इज अ बुक। देयर इज अ बुक टू रीड। ओके, देयर इज अ बुक टू रीड। आपने यहाँ पे देयर यूज किया, उसके बाद ये वर्ब है, उसके बाद ये नाउन एज अ सब्जेक्ट, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यूज करना पड़ेगा देयर इज अ बुक। देयर इज अ बुक टू बी रेड। टू बी रेड। क्या? टू बी रेड। इस रीड का जो अगर हम सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म की बात करें तो रीड ही होता है, लेकिन पढ़ते क्या है? रेड पढ़ेंगे उसको। क्या पढ़ेंगे? रेड। ये वर्ब सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब थर्ड फॉर्म और ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट रहा, और अगर इसको माने तो रूल नंबर ये फर्स्ट है एडवांस स्ट्रक्चर का। ओके, नेक्स्ट। तो मैं एक बार और बता दूं आप सभी को कि एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर यूज होता है, और ये पैसिव वॉइस इसका क्या होगा? टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगा। क्या होगा? टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। फॉलोइंग एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है।
नेक्स्ट रूल नंबर सेकेंड। ओके, रूल नंबर सेकेंड की अगर बात करें तो क्या होता है, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनिटी टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो जब कभी भी स्टूडेंट्स हमारे सामने ये इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड हमें एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए दिया जाता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा इट प्लस वर्ब, इट प्लस वर्ब, ओके, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ओके, प्लस फॉर। फॉर लिखने के जस्ट बाद, इस फॉर लिखने के जस्ट बाद हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएंगे और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ करने के बाद हमें टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। क्या, टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं देखो एक बार फिर। ओके, पहले तो इट है, फिर वर्ब, इट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप आएगा। सबसे पहले ये इट होगा प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस फॉर लिखने के बाद ये जस्ट ये ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा और ओके ऑब्जेक्ट लिखने के बाद इस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद अदर वर्ड लगा के प्लस फुल स्टॉप लगाया जाता है। ओके, आई होप कितनी बातें जरूर क्लियर हो गई होंगी। तो अगर हम इस पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो बोल सकते हैं कि इट इज़ टाइम टू solve errors, it is time to solve errors, it is time to solve errors। ओके, ये एरर्स इंग्लिश के एक टॉपिक है, कॉमन एरर्स के नाम से उसको जाना जाता है, डिटेक्टिंग एरर्स या स्पॉटिंग एरर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सॉल्व का क्या है, ये एरर्स ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इट इज टाइम फॉर एरर्स टू बी सॉल्व्ड, टू बी सॉल्व्ड। क्या लिखना पड़ेगा हमें, टू बी सॉल्व्ड। हमें सबसे पहले क्या लेना है, इट प्लस इज यानी कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि यहाँ पे वर्ब प्लस नाउन, उसके बाद हमें फॉर लगा के क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना पड़ेगा। उसके बाद टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को, ये टू प्लस और ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को हमें किस में चेंज करना है, टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। तो सॉल्व का वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड होगा। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो इस स्ट्रक्चर पे आने वाला क्वेश्चंस को आप इजीली कर पाओगे अपने फॉलोइंग एग्जाम्स में। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे सामने जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। जब कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस, क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद और बिगिनिंग विद लेट, तो बिगिनिंग विद लेट, जब कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद लेट को छोड़ के हम क्या लिख सकते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और कमांड। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और कमांड की जब कभी भी बारे में बात किया जाता है तो पहले क्या होगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। क्या होता है कि आपको पता ही लग गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब दो तरीके की होती हैं। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब को मोनो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और कई ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनके बाद डाई ऑब्जेक्ट आता है। तो डाई आएगा तो दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर मोनो है तो एक ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अगर इसके अलावा बात करें कि इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट जब इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर और कमांड हो और वो वर्ब ट्रांजिटिव हो तो उसके बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट का यूज़ कर लिया जाता है तो ये क्या होगा, ये ना एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। कौन से वॉइस का स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। और जब कभी भी इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें सेंटेंस की शुरुआत में क्या यूज़ करना पड़ेगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस
वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म। हमें आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसका ये क्या होगा, अब ये पैसिव वॉइस होगा। क्या होगा, पैसिव वॉइस होगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, लेट। लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको बी लगाना है, बी लगाने के बाद इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। मैं एक बार फिर बता दूं कि वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप की स्ट्रक्चर को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है, लेट। लेट के बाद ये गिवन ऑब्जेक्ट आएगा, लेट के बाद फिर ये बी लगाने के बाद इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि स्टडी दिस बुक, स्टडी दिस बुक, यानी कि लेट दिस बुक बी स्टडीड, इसका पैसिव वॉइस। अगर हम एग्जांपल ले जैसे कि स्टडी दिस बुक, स्टडी दिस बुक, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग कर रहा है, क्या ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर और कमांड कर रहा है कि रीड स्टडी दिस बुक। तो आप किससे सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, लेट से। लेट दिस बुक, लेट दिस बुक बी रीड, सॉरी स्टडी दिया है ना तो स्टडीड हो जाएगा, क्या होगा, स्टडीड हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे आप, लेट पहले सेंटेंस की शुरुआत करेंगे लेट से, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना है, बी, और बी के जस्ट बाद इस जो ये वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म है ना इसको किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। तो स्टडी का स्टडीड हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, लेट से जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है क्या करता है, एक ऑर्डर या कमांड से जब एक्सप्रेस करता है तो। ओके, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस और सजेशन, जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे, ऑर्डर और सजेशन और एडवाइस से, तो चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स चेंज हो जाता है। ओके, तो जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर सॉरी एडवाइस और सजेशन के बारे में बात करेगा, के बारे में इसका बोध होगा, तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे वही स्ट्रक्चर होगा, वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। लेकिन चूंकि क्या है, एडवाइस या सजेशन के बारे में बात किया गया है तो हमें पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, शुड, शुड प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लिखा जाता है। ओके, हालांकि इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट नहीं होता। ओके, तो हम क्या करेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, ओमिट कर देंगे, प्लस यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फुल स्टॉप लगाओगे। ये स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का, ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर है किसका, एक्टिव वॉइस का। दिस वन इज द एक्टिव वॉइस। ओके, ये एक्टिव वॉइस है और ये क्या है, पैसिव वॉइस है। ओके, सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को लिखने के जस्ट बाद शुड प्लस बी आएगा, उसके बाद बी लिखने के बाद इस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, हेल्प, हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते कि लेट द पुअर बी हेल्प्ड, आप क्या लिखेंगे, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, क्या होगा, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। जैसे अगर मैं बोल दूं कि टीच द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, टीच द स्टूडेंट्स प्रॉपरली, यानी कि द स्टूडेंट्स शुड बी टॉट प्रॉपरली, ये इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। चूंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस और सजेशन के बारे में बात कर रहा है तो इसीलिए इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस फुल स्टॉप का यूज़ किया जाता है। आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी मैम। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको क्या लेना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, द पुअर। पुअर के बाद क्या आ रहा है, शुड प्लस बी, उसके बाद हम इस हेल्प को हेल्प्ड में चेंज करेंगे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में, उसके बाद क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि क्या है सर, पुअर तो एडजेक्टिव है तो इसका यूज़ सब्जेक्ट के तौर पे कैसे हो रहा है,
तो मैं ये बता दूं कि जब कभी भी एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है तो एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा, तब यह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा होता है। ओके, चूंकि ये कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हो तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाएगा या प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। अगर एक बार वो प्लूरल कॉमन नाउन हो गया तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी तो प्लूरल आएगी ना। इसलिए जब कभी मैं एक चीज़ बता दूं, आई होप कि स्ट्रक्चर आप अपने नोट पे लिख लिए होंगे और इसके रिकॉर्डिंग आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, मैंने क्या बताया कि जब कभी भी एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो एडजेक्टिव के पहले हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल द। तब ये क्या बन जाएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या बनेगा, प्लूरल प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा होगा, और यदि इसका प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो तो ये प्लूरल कॉमन नाउन है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। वर्ब भी कैसे लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। ओके, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव, प्लूरल पॉजिटिव प्रोनाउन, सारी चीज़ें ही इसके साथ प्लूरल आया करती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया क्या, पुअर, पुअर DUMB डम्ब। ओके, डिफ हम लिख सकते हैं। ओके, रीच लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे डेस्टिट्यूट लिख सकते हैं। तो ये सारे ही वर्ड्स क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव। लेकिन अगर इनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया गया तब ये क्या हो गया, द पुअर, द डम, द डीफ, द रीच। तब ये क्या बन गया, प्लूरल कॉमन नाउन। और प्लूरल कॉमन नाउन बन गया तो किसी एक गरीब की बात नहीं करेगा, ये पूरे गरीब लोगों के बारे में बात करेगा, यानी कि ये पूरी कम्युनिटी के बारे में शो करेगा। जैसे कि द रीच डोमिनेट द पुअर, द रीच डोमिनेट द पुअर। तो द रीच का मतलब क्या है, रिच पीपल। द पुअर का अर्थ क्या है, द पुअर पीपल। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको सारी ही बातें क्लियर हो रही होंगी। और चूंकि ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, तो प्लूरल वर्ब आएगा। ओके, तो इसके साथ हम कौन सी वर्ब यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। और प्लूरल पॉजिटिव एडजेक्टिव जितने भी चीजें आएंगे ना इसके साथ प्लूरल ही आया करता है। ओके, मैं कुछ चीजें बता दूं ओके नोट्स में, कि कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो ये हमें समझ ही नहीं आता कि सेंटेंस एडवाइस या सजेशन के बारे में बात कर रहा है या ऑर्डर या कमांड के बारे में बात कर रहा है। ओके, जैसे मैं बोल दूं कि स्टडी इंग्लिश। मैंने क्या बोला, स्टडी इंग्लिश। अब ये स्टडी इंग्लिश से मुझे तो नहीं पता लग पा रहा है कि मुझे सजेशन दिया जा रहा है या मुझे ऑर्डर या कमांड दिया जा रहा है। अगर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में या ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस में हमें ये ना पता लगे कि इस इम्पेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस या सजेशन के बारे में बात किया जा रहा है या कमांड या ऑर्डर के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम उससे वैसे पर्टिकुलर इस सिचुएशंस में हम इनको ना दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम लेट से शुरुआत कर सकते हैं, लेट इंग्लिश बी स्टडीड, लेट इंग्लिश बी स्टडीड, या इंग्लिश शुड बी स्टडीड, इंग्लिश शुड बी स्टडीड। हम इन दोनों के पैटर्न पे हम इस पर्टिकुलर इम्पेरेटिव सेंटेंस को इन दोनों ही स्ट्रक्चर पे बेस्ट बना सकते हैं। वहाँ पे हमें कोई अगर एम्बिग्यूटी है, इफ इन केस ऑफ एनी एम्बिग्यूटी वी कैन यूज दिस both these following structures while making a active voice of sentence into passive voice. Okay, I hope that you all are able to understand that I want to say. Okay, next. अब क्या मैं बताऊं कि इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद इंट्रांजिटिव वर्ब, क्या इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद इंट्रांजिटिव वर्ब।
तो जब कभी भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है स्टार्टिंग विद इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो जब कभी भी मेरे प्यारे बच्चों सेंटेंस की यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है इंट्रांजिटिव वर्ब से, कैसी वर्ब से? इंट्रांजिटिव वर्ब से। और इंट्रांजिटिव वर्ब को आपको पता ही है कि इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती? ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पे इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता। ओके, ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। चूंकि इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो आपको पता ही है कि इसके पैसिव वॉइस में भी कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ना ही तो हम इनकी एक पैसिव वॉइस की शुरुआत लेट से कर सकते हैं और ना ही तो इनमें ऑब्जेक्ट होता है। तो इसी वजह से इनका स्ट्रक्चर क्या होगा? इनके 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला होगा यू आर ऑर्डर्ड 2 प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड 2 प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। दूसरा होगा यू आर फॉरबिडन 2 प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। तीसरा होगा यू आर एडवाइज्ड टू, क्या होगा? यू आर एडवाइज्ड 2 प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म। क्या होगा? ये तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके लिए। कितने स्ट्रक्चर्स होंगे? 3 स्ट्रक्चर्स होंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये क्या है? थर्ड है। और इसका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होगा? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप होता है। क्या होगा? वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म, ये इसका एक्टिव वॉइस है। ओके, और इसके पैसिव वॉइस के 3 स्ट्रक्चर्स बनते हैं। यू आर ऑर्डर 2 का यूज 2 प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज तब किया जाता है जब हम सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे होंगे? ऑर्डर और कमांड के बारे में बात कर रहे होंगे। किसके? ऑर्डर और कमांड के बारे में बात कर रहे होंगे। और वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इसीलिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना। लेकिन जब कभी भी हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं, क्या करेंगे? डिनाई करेंगे। तो डिनाई करने के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या यूज़ करना होता है? फॉरबिडन। अगर हम फॉरबिडन यूज़ का वर्ड यूज़ ना करें तो यहाँ पे यू आर नॉट ऑर्डर्ड हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? नॉट यूज़ करना पड़ेगा। तब फॉरबिडन की मीनिंग आएगी। तब पता लगेगा कि सेंटेंसेस में हमें किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिनाइल की बात कर रहे हैं। किसकी? डिनाइल की। नेक्स्ट है यू आर एडवाइज्ड टू। जब कभी भी हम ऑर्डर और कमांड के बारे में बात करके या डिनाइल के बारे में ना बात करके हम एडवाइस के बारे में बात कर रहे होते हैं। किसके? एडवाइस और सजेशन के। तो हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? यू आर सजेस्टेड टू। क्या? या यू आर सजेस्टेड टू यूज़ करेंगे यार, या यू आर एडवाइज्ड टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ले सकता हूँ, मैं बोलूँ कि गो देयर। क्या? गो देयर। मैं क्या बोलूं? कि गो देयर। गो देयर मैंने बोल दिया तो इसके कई तरीके से, इसका 2 तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एक तो हो सकता है कि यू आर, क्या? यू आर एडवाइज्ड टू गो देयर। ओके, यू आर एडवाइज्ड टू गो देयर। या यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। 2 तरीके से इसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। लेकिन हमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। क्या? हमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा कि इस फॉलोइंग गो देयर से हमें किस चीज़ का बोध हो रहा है? ऑर्डर या कमांड का बोध हो रहा होगा तो हम ऑर्डर 2 प्लस गो देयर का यूज़ करेंगे, या तो एडवाइस या सजेशन के बारे में बात कर रहे होंगे तो यू आर एडवाइज्ड टू गो देयर का यूज़ करेंगे। आई होप मेरे माय डियर स्टूडेंट्स दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट वी वांट टू से। ओके, लेकिन मैं बोल दूं कि डोंट गो देयर। क्या? डोंट गो देयर। तो ना ही तो अब हम यहाँ पे एडवाइज्ड टू का यूज़ करेंगे और ना ही तो ऑर्डर्ड टू का यूज़ करेंगे। अगर हम ऑर्डर्ड टू का भी यूज़ कर रहे हैं तो इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू गो देयर। यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू गो देयर। या तो बड़े ही शॉर्ट तरीके से हम बोल सकते हैं क्या? कि यू आर फॉरबिडन। क्या? यू आर फॉरबिडन टू
गो देयर, यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। आई होप कितनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो इसका यूज यू आर ऑर्डर टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज तब करेंगे जब ऑर्डर या कमांड के बारे में बात किया क्या होगा, और यू आर फॉरबिडन टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज तब करेंगे जब हम डिनाइल के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी चीज़ को हम मना कर रहे होंगे। इसके अलावा जो थर्ड नंबर है ये बोल रहा है कि यू आर एडवाइज टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एडवाइस या सजेशन के बारे में जब कभी भी बात किया गया होगा एक्टिव वॉइस में और वो वर्ब इंट्रांजिटिव होगी तो हमें इसका यूज़ करना पड़ जाएगा। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ओके, डोंट आस्क, मैंने क्या लिखा, डोंट आस्क। अगर हम इसका पैसिव वॉइस के बारे में बात करें तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और शुरुआत किस वर्ब से है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब से। इंट्रांजिटिव वर्ब है इसीलिए तो इसके, हालांकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, आस्क कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन यहाँ पे इसको बिहेव कैसे करा जा रहा है, इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पे, क्योंकि इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ओके, इसीलिए जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा कि यू आर नॉट ऑर्डर्ड, यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू आस्क, यू आर नॉट ऑर्डर्ड टू आस्क, या हम बोल सकते हैं कि यू आर फॉरबिडन यू आर फॉरबिडन टू आस्क, यू आर फॉरबिडन टू आस्क। ओके, दो तरीके से इसका हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं इस फॉलोइंग एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड विदाउट एनी एम्बिग्यूटी, एंड इन केस यू हैव एनी एम्बिग्यूटी प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मेरा जो आपका आंसर होगा क्वेश्चन का ना, इंस्टेंटली मैं डिलीवर करूंगा इधर से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद काइंडली अब्लिक प्लीज। जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है किससे, काइंडली अब्लिक प्लीज शब्दों से। किससे, काइंडली अब्लिक प्लीज शब्दों से। तो जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है काइंडली अब्लिक प्लीज वर्ड से, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या आता है, काइंडली अब्लिक प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो जब कभी भी सेंटेंस की शुरुआत इस स्ट्रक्चर से होती है एक्टिव वॉइस का, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाने लगते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। मैंने क्या बताया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप आता है। तो आई होप कि आपको इतनी बातें तो क्लियर हो ही गई होंगी कि जब कभी भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जो कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और स्टार्टिंग हो रही है काइंडली अब्लिक प्लीज से, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, काइंडली अब्लिक प्लीज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप, और पैसिव बनाते वक्त हमें क्या लिखना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद हम इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को यहाँ पे लाएंगे। ओके, लाने के जस्ट बाद हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, ऑब्जेक्ट को लाने के बाद इस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप को यूज करेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि प्लीज शेयर दिस वीडियो, क्या मैंने लिखा, प्लीज शेयर दिस वीडियो। तो मैंने ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, बट ये कैसा इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो रिक्वेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, और रिक्वेस्ट किए जाने की वजह से ही हमने क्या यूज़ किया, काइंडली अब्लिक प्लीज शब्द का यूज़ किया। तो जब हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या बोलना पड़ेगा कि यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर दिस वीडियो, ओके, दिस वीडियो।
यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर दिस वीडियो। आई होप कि ये सारी ही चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर हो रहा होगा, ओके, और कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी। तो कुछ एग्जांपल्स इस पे लेते हैं, इस पे बेस्ड, इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड। काइंडली oblique please take your seat, take your seat, take your seats, ओके। तो अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें, या हम बोल सकते हैं कि हम क्या बोलेंगे कि यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, टू टेक योर सीट्स, ओके। तो आपको क्या करना है, इस काइंडली प्लीज प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करना है, काइंडली यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को यूं ही रख लेंगे, ओके। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ लिया कि जितने भी एडवांस स्ट्रक्चर्स के पैसिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे होते हैं, हमने उन सारे ही स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया, ओके। अब हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट ही है, ओके। जब कभी भी आपको देखने को मिले सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, was oblique were, okay, plus has oblique have, has oblique have oblique had, okay, plus to plus verb of first form plus object plus other word plus full stop, okay स्टूडेंट्स। भले ये स्ट्रक्चर्स देखने में बड़ा हो बट है बहुत इजी, इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है कि दिया गया है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज ओब्लिक वर प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस हैड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। जैसे हम यूजुअली करते आ रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वही चीज़ें तो फॉलो करनी है। हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट लेने के बाद जस्ट इन हेल्पिंग वर्ब्स को ही लिख देना है, इज, एम, आर, वाज ओब्लिक वर प्लस हैज ओब्लिक हैव प्लस हैड, क्या लिखेंगे हम, हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ओके। क्या लिखना है, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये था एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, किसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और ये है क्या, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे लाएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे। उसके बाद हमें इन गिवन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज कर देना यहाँ पे, ओके। उसके बाद इस टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को, इस इन्फिनिटी को किस में चेंज करेंगे, टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। इसको, इस टू को टू बी में चेंज करने के बाद इस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। उसके बाद प्रीपोजिशन लगा के हम इस फॉलोइंग सब्जेक्ट को कहाँ पे लाएंगे, इस ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। भले ही ये लिखा गया है सब्जेक्ट, लेकिन होगा किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। प्लस अदर वर्ड के बाद क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा, ओके। हम इन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को लेंगे और एग्जांपल्स को लेने के बाद एक एक चीज़ों को बहुत ही क्लियर तरीके से जान लेंगे, ओके। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट। अब आपको क्या करना है कि पहले ऑब्जेक्ट को लाना है, यानी कि इट के अकॉर्डिंग इज आएगा, इट इज़। और टू प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, टू बी प्लस वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में, तो टू बी हो जाएगा और डू का थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बाई लगा के इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ला देंगे, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। तो इट इज़ टू बी डन बाई मी, बहुत ही सिंपल है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं कुछ इसी तरीके का।
जैसे कि सी इज टू रीड दिस स्टोरी, सी इज टू रीड दिस स्टोरी, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी इज टू रीड दिस, यानी कि दिस इज टू बी read by her। ओके, क्या लिखोगे आप? दिस को कहाँ पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट के प्लेस पे, और दिस के अकॉर्डिंग तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इज, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करने के जस्ट बाद आपको क्या ही यूज करना है? बाय, और बाय के जस्ट बाद आपको इस सब्जेक्टिव को उसके किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करने के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। आई होप कितनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फुद्दू सा तो है क्वेश्चंस। अगर मैं बोलूं कि सी हैड टू पे फाइन, अगर हम इसका पैसिव वॉइस बनाए तो हमें पहले क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? फाइन है, तो फाइन को आप यहाँ पे यूज करोगे, यानी कि फाइन हैड टू बी पेड, और पे का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? पेड, और बाई किसके द्वारा? तो बाई सी, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हर, तो बाई हर। फाइन हैड टू बी पेड बाई हर, इसका पैसिव वॉइस होगा। ये एक्टिव वॉइस था, ये इसका क्या है? पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और भी एग्जांपल्स को इसी तरीके के। अगर मैं बोलूं कि आई हैव टू टीच इंग्लिश, क्या मैं बोलूं कि आई हैव टू टीच इंग्लिश? आई हैव टू टीच इंग्लिश, क्या? आई हैव टू टीच इंग्लिश। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे कि इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी। ओके, आपको क्या करना है? पहले क्या लोगे? आपको ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट की जगह पे रखा, और सब्जेक्ट की इसी इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो वर्ब भी आएगी ना। तो इंग्लिश तो सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर। और हैज क्या होता है? नेचर में सिंगुलर। अगर हम यहाँ पे हैज यूज कर दे तो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाई मी। ओके, और इस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम क्या ही यूज करेंगे बेटा? हमें टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज करने के बाद क्या ही यूज करेंगे? बाई लगाएंगे। बाई लगाने के जस्ट बाद अब इस सब्जेक्टिव को किस में चेंज करोगे आप? ऑब्जेक्टिव केस में। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने इस एग्जांपल्स को देख लिया। तो मैंने क्या बताया वीडियो के शुरुआत में ही कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाजिबली वर हैजबली हैव अबली हैड प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। इस ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे लेके आओगे? यहाँ पे लेके आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे, और इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना है? इज एम आर, या तो अगर वो पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा होगा तो वाजिबली वर्ब में से कोई एक आएगा, और वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अगर ये प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा होगा तो इज एम आर में से कोई आएगा। अगर वो प्रेजेंट के फोस्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही संकटपूर्ण है ये जानना कि कब हम इज एम आर का यूज करें, कब वाजिबली वर्ब का यूज करें, कब हैजबली हैव का यूज करें, और कब है ना हैड का यूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट के स्टेट के बारे में बताने के लिए इज एम आर के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज तभी करते हैं जब कोई एक्शन ना बहुत ही करीब है, बहुत ही नियरेस्ट है, और नियरेस्ट फ्यूचर में वो क्रिया होने वाली है। तो वहाँ पे हम कहते हैं क्या? इज एम आर वर्ब टू फॉर्म्स ऑफ बी के बाद हमें क्या यूज करना होता है? टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। फॉर्म्स ऑफ बी मतलब क्या? इज एम आर। अगर वो प्रेजेंट का है तो इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर वो पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा होगा कि पास्ट में कोई क्रिया होने वाली ही थी बट अनफॉर्चुनेटली इंतफाक से वो नहीं हुई, तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वाजिबली वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप आता है। जैसे मैं रानी से मिलने वाला था बट मिला नहीं। ओके, तो आई वॉज टू मीट रानी बट मिल नहीं पाया। मैं बोलूँ कि मैं प्रधानमंत्री से मिलने वाला हूँ तो आई एम टू मीट प्राइम मिनिस्टर। प्रेजेंट एक्शन के होने की वजह से ही मैंने यूज़ किया इज एम आर का यूज़ किया, और इज एम आर का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, तो आपको पता लग ही गया होगा कि इज एम आर का यूज़ किसके लिए करेंगे? प्रेजेंट एक्शन के बारे में बताने के लिए, और वो भी कब होगा? नियरेस्ट फ्यूचर में।
पास्ट में कोई क्रिया होने वाली थी बट हुई नहीं, तो वहाँ पे वाज अब्लिक वर आएगा, और वो वाज अब्लिक वर किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो इस ऑब्जेक्ट या इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। हैज अब्लिक हैव ये फोर्स्ड एक्शन के लिए आता है। कैसे एक्शन के लिए, जो अंडर कंपल्सन हो रहे होंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मेरे जाने का मन नहीं है, बट ड्यू टू सम ऑब्लिगेशन, ड्यू टू बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज इट इज़ कंपल्सरी, बिकॉज इट इज़ ना वेरी ऑब्लिगेटरी होने की वजह से, ये इम्पेरेटिव होने की वजह से ये एक्शन मेरे लिए फोर्स्ड एक्शन बन चुका है, और अब इसको मुझे करना ही पड़ेगा। तो हमें तो यूज़ क्या करना पड़ेगा, हैज अब्ली हैव यूज़ करना पड़ेगा, और वो भी एक फोर्स एक्शन है। तो फोर्स एक्शन को बताने के लिए हैज अब्ली हैव आता है, और हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट, अगर वो पास्ट के बारे में बात करने लगे कि मुझे उससे मिलना पड़ा, मिलने का मन तो नहीं था बट मिलना पड़ा, तो वहाँ पे क्या ही आप यूज़ करोगे, हैड यूज़ करोगे। ओके, जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे उसके साथ जाना पड़ा, आई हैड टू गो विद हर, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू गो विद हर। यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस जो भी होते हैं वो फर्स्ट एक्शन होते हैं, और फर्स्ट एक्शन में हैज़, हैव, हैड के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्लस ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आई होप कि एक एक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हालांकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, इसके मीनिंग भी जान गए, बहुत ही अच्छी बात है। ओके, तो आप क्या यूज़ करोगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह पे लाने के बाद ये सारे ही हेल्पिंग वर्ब आएंगे, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद इस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। बाई लगा के क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन बाई लगा के ना इस सब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करोगे आप, प्रेपोजिशन बाई के बाद प्लेस करोगे, यानी कि रखेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि कोई एक्शन नियरेस्ट फ्यूचर में होती है, तो नियरेस्ट फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए हमारे पास ना कई स्ट्रक्चर्स होते हैं, कई ग्रामर में स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें से एक स्ट्रक्चर है हमारे सामने, क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। आपके सामने क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप। कईयों का सवाल यह होगा कि सर इज एम आर के बाद ये गोइंग क्यों आ रहा है, यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इज एम आर के बाद जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाया जाता है तो यहाँ पे ना बल्कि गोइंग बल्कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्रेजेंट पार्टिसिपल आ सकता है, लेकिन हमें पर्टिकुलर सेंस को देना है ना, पर्टिकुलर सेंस देना है, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया है, गोइंग यूज़ किया है। ओके, तो जब इस पर्टिकुलर एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें पहले क्या लिखना पड़ेगा, एज यूजुअल ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। ओके, आपको क्या ही पहले यूज़ कर रहा है, ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ऑब्जेक्ट यूज़ करने के जस्ट बाद इज एम आर आएगा। इज एम आर की यूज़ करने के बाद कईयों तो ये सोच रहे होंगे कि सर आपने बिंग लगा के गोइंग को गन क्यों नहीं किया, तो प्लीज़ माफ़ करेंगे, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। इस टू प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद बाई लगा के, और इसी सब्जेक्ट को यहाँ पे पैसिव वॉइस में बाई के बाद रखा जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। ओके, तो हालांकि ये तो प्रेजेंट एक्शन के लिए होता है, किस एक्शन के लिए होगा, प्रेजेंट एक्शन के लिए होगा। ओके, ये प्रेजेंट एक्शन के लिए होगा जब कभी भी हम, और ये कैसा है, ये एक्टिव वॉइस था, ये कौन सा वॉइस था, एक्टिव वॉइस था, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा,
ये होगा। ओके, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू परचेज अ बाइक, आई एम गोइंग टू परचेज अ बाइक, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अ बाइक इज गोइंग टू बी परचेज्ड बाय मी हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो, आई एम गोइंग टू शूट अ वीडियो, यानी कि अ वीडियो इज गोइंग टू बी शट बाय मी। मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू परचेज अ वॉच, आई एम गोइंग टू परचेज अ वॉच, यानी कि अ वॉच इज गोइंग टू बी परचेज्ड बाय मी। जैसे मैं बोलूँ कि आई एम गोइंग टू राइट अ वर्ड ऑन द बोर्ड, आई एम गोइंग टू राइट अ वर्ड ऑन द बोर्ड, यानी कि अ वर्ड इज गोइंग टू बी रिटन ऑन द बोर्ड बाय मी। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ईजी होता है। अगर आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के इन्हीं तीन शब्दों को अगर पलटना सीख गए, अगर सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखना, ऑब्जेक्ट की जगह पे नो सब्जेक्ट को रखना सीख गए, हेल्पिंग वर्ब्स को जानना सीख गए, तो इंग्लिश इज़ द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, आप ऐसा फील करेंगे। ओके, तो अगर हम इस पे कुछ एग्जांपल्स लें, तो मैंने एग्जांपल्स तो कई दे दिया। जैसे मैं बोल दूं कि आई एम गोइंग टू ग्लो द बल्ब, आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द बल्ब, आई एम गोइंग टू स्विच ऑन द बल्ब, यानी कि द बल्ब इज गोइंग टू बी स्विच्ड ऑन बाय मी। ओके, इस स्ट्रक्चर को, ये तो प्रेजेंट के एक्शन के लिए था ना, ये तो प्रेजेंट एक्शन के लिए था ना, एक पास्ट एक्शन के लिए भी आता है। किसके लिए आएगा? वो पास्ट एक्शन के लिए भी आएगा। तो उस दो पास्ट एक्शन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद हम इन पे बेस्ड एग्जांपल्स को पढ़ रहे होंगे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सारी चीज़ें वही रहेंगी, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, वाज अब्लिक क्या होगा? वर होगा। उसके बाद क्या आप यूज़ करोगे? गोइंग यूज़ करेंगे। गोइंग के बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। और इसका पैसिव बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या? वाज अब्लिक वर प्लस गोइंग प्लस टू प्लस टू बी क्या लिखेंगे आप? प्लस टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ओके, तो ये रहा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये रहा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये पास्ट एक्शन के लिए आएगा, किस एक्शन के लिए आएगा? तो पास्ट एक्शन के लिए आएगा। ओके, जैसे मैं बोल दूं पहला स्ट्रक्चर की आई, जैसे कि दे आर गोइंग टू, दे आर गोइंग टू प्ले, दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, बहुत ही नॉर्मल एग्जाम्पल है। दे आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट पहला एग्जाम्पल है। ये क्रिकेट ही क्या है? इस प्लेइंग का, दे आर गोइंग, इस प्ले नाम का वर्ड का ये, और क्रिकेट नाम का वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो क्रिकेट की अकॉर्डिंग वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, इज आएगी, गोइंग तो लिखना ही पड़ेगा। ओके, उसके बाद टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। ओके, और किसके द्वारा? कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट दे है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। आई होप कि आप इतनी बातें सीख गए होंगे। पहले तो क्रिकेट को यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, उसके बाद गोइंग लगाना ही है, उसके बाद टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद बाई लगाना है। बाई लगाने के बाद इस सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो दे का क्या होता है? देम होता है। आई होप स्टूडेंट कितनी बातें क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अगर यही आर की जगह पे हमने क्या लिख दी? हाँ, अगर हम लिख दे क्या? वर। अगर हम क्या लिख दे? वर, तो अब ये पास्ट का हो गया ना, कि यानी कि दे वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट। क्या? दे वर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट वॉज गोइंग टू बी प्लेड बाई देम। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? वॉज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वॉज करना पड़ेगा। क्यों वाज सर? क्यों वाज ही करें? क्यों वर ना कर सक? क्या सर हम वर नहीं कर सकते? तो नहीं स्टूडेंट्स, आप वर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट नाम का वर्ड कैसा है नेचर में? सिंगुलर। तो अपने बाद वर्ब भी तो सिंगुलर मांगेगा ना, ये वर्ब सिंगुलर वर्ब की डिमांड करेगा। और वाजबली वर्ब में से सिंगुलर कौन होगा? तो वॉज होगा। वर कौन होगा? प्लूरल। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो ये गोइंग वाले केस को तो हमने जान लिया।
आई होप कि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखेंगे। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे इसी तरीके के मज़ेदार पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स को, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को। ओके, और वीडियो को धमाकेदार तरीके से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। ओके, कहना ना पड़े। सो आई होप दैट यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड माई innotation, and you will be getting benefited to yourself as well as your neighbors, as well as your everyone, your relatives too. So bye bye and take care during this COVID-19, so that you might be fine and fantastic. So bye bye and take care.